नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तरफ भाग 2। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो कमेंट करना ना भूलें, लाइक सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप लोगों ने देखा कि विभा को उसकी बातों पे बहुत रोना आ रहा था, जिससे वो कायरा से छिपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। पर कायरा समझ जाती है कि जरूर कोई बात है। अब आगे मुझसे कुछ छुपा रही हो माँ, वो विभा से सीधा सवाल करती है। विभा एकदम से घबरा जाती है, पर जल्दी ही वो खुद पे काबू पाते हुए, तू भी ना कायरा, कुछ भी बोलती है। और पंडित जी ने कहा है कि आज बहुत अच्छा संयोग है। अगर दूल्हा दुल्हन शादी के बाद ही एक दूसरे को देखेंगे तो उनका रिश्ता बहुत ही गहरा और मजबूत होगा। कायरा चहकते हुए, सच में? फिर तो चाहे और लंबा घूंघट निकाल दो माँ, अब तो मैं अपने विवेक को शादी के बाद ही देखूंगी। इस बात पर विभा ऊपर से हंस देती है और अंदर से रो पड़ती है। कुछ देर बाद वो कायरा को लेकर नीचे आती है। विराट के चेहरे में से हल्का हल्का दिखाई दे रहा था। उसको नजर आता है कि लाल जोड़े में घूंघट किए किसी कांच की गुड़िया के सम्मान कायरा चली आ रही है। हालांकि उसे उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, हाँ, पर मेहंदी लगे उसके गोरे गोरे हाथ नजर आ रहे थे। विभा उसे बेहद आराम से विराट के साथ मंडप में बिठा देती है। मंत्र शुरू होता है। जैसे जैसे शादी की विधियां हो रही है, वैसे वैसे कायरा तो खुशी से पागल होती जा रही है। वहीं विराट धीरे धीरे गुस्से से भरता जा रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार वर्षा का चेहरा घूम रहा था। हजारों विचार चल रहे थे उसके दिमाग में। मैं वर्षा को क्या जवाब दूंगा, कैसे सामना करूंगा उसका, क्या सोचेगी वो मेरे बारे में। प्यार का वादा मेरे साथ और शादी किसी और के साथ। कैसे यकीन दिलाऊंगा मैं वर्षा को कि किस मजबूरी में मुझे ये सब करना पड़ रहा है, जबकि मैं सिर्फ और सिर्फ उससे प्यार करता हूँ। ये सब इस लड़की की वजह से हुआ है। इसे ही विवेक से शादी करने की पड़ी थी। ना ये विवेक पे शादी का दबाव डालती और ना ये सब होता। इसी सोच के चलते कब वो शादी की रस्में पूरी करता चला गया, उसे पता ही नहीं चला। पंडित जी, शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। ये सब सुनते ही विराट होश में आता है और हक्का बक्का होकर चारों तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी शादी तो हो चुकी है। सभी घरवाले ने होठों पे नकली मुस्कान सजा रखी थी। सब बड़े दोनों को आशीर्वाद देते हैं। विराट धीरे से भूपेंद्र से, आप तो खुश हैं ना आप मेरी जिंदगी बर्बाद करके? तसल्ली हो गई ना आपको? आप कम से कम इस लड़की को सच बताने की मेहरबानी करेंगे? बड़ी मुश्किल से वो अपने गुस्से पे काबू पाते हुए बोलता है। भूपेंद्र भी उसी भाषा में, अब ये बच्ची हमारे घर की बहू है और अब हमारे घर का मसला है, चुपचाप खड़े रहो, इस बारे में हम घर जाकर बात करेंगे। एक बार फिर विराट मन में अफसोस कर कर रह जाता है। थोड़ी देर में कायरा की विदाई होती है। विराट ने जानबूझकर अपनी माँ को अपने साथ गाड़ी में बिठा लिया था ताकि उसे कायरा से बात न करनी पड़े। कायरा की नज़र में तो उसकी शादी विवेक से हुई थी और उसे विवेक की ये बात बहुत अजीब लग रही थी कि हमेशा उसके आसपास मंडराने वाला विवेक आज उससे दूर दूर क्यों है। पर जल्दी ही उसने अपने सवाल का जवाब ही ढूंढ लिया कि विवेक के मूड का कुछ पता नहीं। जहाँ कायरा सिर्फ विवेक के ख्यालों में गुम थी, वहीं उसके पास बैठा विराट ये सोच रहा था कि कैसे भी करके उसे सच बताया जाए और जल्द ही कायरा से छुटकारा पाया जाए। दोनों अपनी अपनी सोच में घूम रहे थे और कब घर आ जाते हैं दोनों को पता ही नहीं चलता। गाड़ी को ब्रेक लगने से दोनों होश में आते हैं। गाड़ी रुकने के साथ ही विराट तो फौरन उतर गया, क्योंकि अंदर घुटन हो रही थी उसे। कायरा को तो बहुत अजीब लगता है कि आज विवेक को हुआ क्या है। पहले तो कभी ऐसा नहीं किया उसने। उस्मा सब समझ रही थी, पर वो कर भी क्या सकती थी। आओ बेटा, बाहर आओ, बड़े प्यार से बोला था उस्मा ने। कायरा भी गाड़ी में से बाहर आ जाती है। लगभग सभी रिश्तेदारों को पता चल गया था कि विवेक शादी छोड़कर भाग गया है और उसकी जगह विराट को शादी करनी पड़ी। और उसके गुस्से से सब वाकिफ थे, तो कुछ तो वहां से खिसकने में ही अपनी भलाई समझे, और जो कुछ बचे थे वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते। कुछ मिलाकर घर के अलावा वहां पर कोई भी नहीं था। विराट तो गाड़ी से उतरकर सीधा घर के अंदर जाने लगता है। भूपेंद्र उसे रोकते हुए, गृह प्रवेश किए बिना तुम अंदर नहीं जा सकते, अभी बहुत रस्में बाकी है। विराट अपनी लाल लाल आंखों को उसकी तरफ दिखाते हुए, मैं नहीं मानता उसे अपनी पत्नी, और ना इससे ज्यादा नौटंकी कर सकता हूँ।
इतना कहकर वो अंदर चला जाता है। भूपेंद्र मन में, मैं भी देखता हूँ कि कैसे तुम इस बच्ची को अपनी पत्नी नहीं मानते। इतने में उस्मा भी कायरा को लेकर दरवाजे तक पहुँच जाती है। उस्मा चारों तरफ नज़र घुमाकर देखती है तो विराट उसे कहीं नज़र नहीं आता। वो समझ जाती है कि अब वो नहीं आएगा, पर अब कायरा को क्या जवाब देगी। भूपेंद्र बड़े प्यार से कायरा के पास जाते हुए, देखो बेटा, गृह प्रवेश का मुहूर्त निकल गया है, तो बाकी की रस्में हम कल करेंगे। उस्मा बहू, कायरा को लेकर अंदर आओ। कायरा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसे तो कदम कदम पर हैरानी हो रही थी, पर उस वक्त वो बोल भी क्या सकती थी। उस्मा उसे अंदर ले जाती है। विराट अपने कमरे में ना जाकर सीधा टेरेस पे चला गया था, जहां उसका अपना छोटा सा रूम था, जिसमें वो किसी को आने की इजाज़त नहीं थी। कमरे में जाते ही सबसे पहले वो सर पे बंधा सेहरा निकालकर एक तरफ फेंक देता है। बहुत गुस्सा आ रहा था उसे, और उसका गुस्सा अगर कोई शांत करा सकती थी वो थी वर्षा। वर्षा को विराट कई बार कॉल करता है। रिंग जा रही थी, पर वर्षा कॉल नहीं उठाती। लगभग कई बार कोशिश करने के बाद भी उसका फ़ोन नहीं उठाती। उसे कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, वर्षा उसका फ़ोन ही नहीं उठाती। विराट अपना फ़ोन दीवार पर दे मारता है। ये मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? कहीं से मेरी शादी के बारे में पता तो नहीं चल गया? उस्मा कायरा को गेस्ट रूम में ले जाती है कि अभी तुम्हारा कमरा रेडी नहीं हुआ है, तब तक तुम यहाँ आराम करो। ये कहकर वो बाहर चली जाती है। कायरा अपना घूंघट ऊपर करते हुए, ये विवेक कहाँ गया और आज ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है? मैं भी ना कुछ भी सोच रही हूँ, पर ये नहीं कि उसे फ़ोन कर लूँ। बड़बड़ करते हुए वो विवेक का नंबर मिला देती है, पर उसका फ़ोन तो बंद आ रहा था। अपना नंबर चेंज कर चुका था विवेक। कायरा, अरे इसका फ़ोन बंद क्यों आ रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये विवेक मुझसे कुछ छुपा रहा है, और आज तो वो बहुत अजीब बिहेव कर रहा है। ये वही बैठकर विवेक के बारे में सोचने लगती है। उस्मा बाहर जाती है। भूपेंद्र और अनुपम सूर्यवंशी, विराट के पापा, वो दोनों बाहर हॉल में ही बैठे थे। पूरा घर सुना सुना लग रहा था। कल तक जिस घर से गीत संगीत की आवाज़ आ रही थी, उसी घर में आज इतनी चुप्पी छा गई थी कि घड़ी की टिक टिक भी साफ सुनाई दे रही थी। लग ही नहीं रहा था कि इस घर में नई बहू आई है। उस्मा भी उन दोनों के पास जाती है। अनुपम, कायरा कहाँ है? वो गेस्ट रूम में है। उस्मा सोफे पर बैठते हुए बोलती है। भूपेंद्र, क्या गेस्ट रूम में? क्यों बहू, उसे उसके कमरे में क्यों नहीं भेजा? उस्मा, विराट के गुस्से को तो आप जानते हैं पापा जी। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं उस मासूम सी बच्ची को क्या जवाब दूं? कैसे सामना करूं उसका? मेरा तो दिल घबरा रहा है बहुत। और विराट है कि कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। भूपेंद्र, उसे सुनना होगा और समझना भी होगा। इसमें उस बच्ची का तो कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर उस विवेक का है। इतने में एक नौकर सबके लिए पानी लेकर आता है। भूपेंद्र पानी का गिलास उठाते हुए, सुनो, विराट को बोलो कि मुझे मेरे कमरे में आकर मिले। उस्मा बहू, कायरा को उसके कमरे में छोड़कर आओ और सबसे पहले उस बच्ची को खाना खिलाओ। ऊपर छत पे विराट अपने गुस्से पर काबू पाने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर उससे नहीं हो रहा था। वर्षा उसे संभाल सकती थी, पर उसने तो उसका फ़ोन ही नहीं उठाया। फिलहाल वो नीचे अपने कमरे में जा रहा था। वो तेजी से सीढ़ी से उतर रहा था। लंबे लंबे कदमों से चलता हुआ वो अपने कमरे की तरफ जा रहा था कि बीच में ही नौकर आकर उसको बताता है कि बड़े साहब ने आपको तुरंत अपने कमरे में बुलाया है। विराट के हाथों की मुट्ठी कस जाती है। मन में, आप कौन सी नौटंकी करने के लिए मुझे बुला रहे हैं? कुछ भी हो जाए, मैं उस लड़की को अपनी पत्नी नहीं मानूंगा, मतलब नहीं मानूंगा। मुझे कैसे भी करके बस इस लड़की से छुटकारा पाना है, और इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूँगा। मन ही मन ये सोचते हुए वो भूपेंद्र के कमरे की तरफ बढ़ता जा रहा था। उस्मा वापस कायरा के पास जाती है और बेहद प्यार से, कायरा बच्चे, तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, जल्दी से खा लो। कायरा, माँ, विवेक कहाँ है? वो सीधे सवाल करती है। मैं विवेक के साथ ही खाऊंगी, उसे बोलो ना कि जल्दी से आ जाए, मुझे बहुत भूख लगी है, और उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है। उसकी बातों से उस्मा का दिल भर जाता है। वो देख पा रही थी कि कायरा विवेक से किस हद तक प्यार करती है। उसकी आंख भर जाती है, पर वो अगले ही पल खुद पर काबू पाते हुए, तुम ये सब छोड़ो, चलो तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले चलूं।
वहीं खाना भी खा लेना। कायरा को लगता है कि वो विवेक के कमरे की बात कर रही है। उसका चेहरा खुशी से खिल जाता है और कुछ कुछ शर्म के भाव भी उसके चेहरे पे आ जाते हैं। उस्मा उसे लेकर विराट के कमरे की तरफ जाती है। वो बात अलग थी कि अंदर ही अंदर उसका दिल घबरा रहा था। विराट भूपेंद्र के कमरे में जाता है। आपने बुलाया दादाजी? भूपेंद्र, हाँ, तुमसे कुछ बात करनी है, वो सख्ती से बोलते हैं। विराट भी सख्ती से, अगर आपने उस लड़की के बारे में बात करने के लिए मुझे बुलाया है तो मैं आपको बता दूं कि मुझे कोई बात नहीं करनी उस लड़की के बारे में, और जो रिश्ता आपने जबरदस्ती थोपा है मुझ पर, मैं उस रिश्ते को कभी नहीं मानूंगा। अब उस लड़की को सच आप खुद बताएंगे या मैं अपने तरीके से बताऊं? वो भी तैस में आकर बोलता है। भूपेंद्र, वो लड़की क्या लगा रखा है तुमने? तुम्हारी पत्नी है वो, कायरा नाम है उसका, इज्जत से नाम लो उसका, हमारे खानदान की बहू है। खबरदार जो उसे जरा भी तकलीफ दी तो। विराट, मैं नहीं मानता उसे अपनी पत्नी और ना कभी मानूंगा। भूपेंद्र, तुम्हें मानना होगा वरना तुम जानते हो मुझे अच्छी तरह। विराट, जानते तो आप भी मुझे हैं अच्छी तरह। ये तो आपको मेरी शादी जबरदस्ती कराते वक्त सोचना चाहिए था। आपको जो सही लगा वो आपने किया और अब मुझे जो सही लगेगा वो मैं करूँगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। भूपेंद्र उसे आवाज़ लगाते रह जाते हैं पर वो उनकी एक नहीं सुनता। ये लड़का गुस्से में कहीं उल्टा सीधा ना कर दे। विराट वहाँ से सीधा अपने कमरे में जाता है। कायरा अभी तक वहाँ नहीं पहुँची थी। गुस्से से भरा हुआ विराट कमरे में जाकर सबसे पहले सुरवानी उतार कर एक तरफ फेंकता है और फिर वॉशरूम में चला जाता है। उसके जाते ही उस्मा कायरा को लेकर वहां चली जाती है। कायरा ने अभी भी घूंघट कर रखा था। उस्मा को लगता है कि विराट अभी तक कमरे में नहीं आया है। मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवाती हूँ, ये कहकर वो वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद कायरा अपना घूंघट ऊपर करती है और कमरे की चारों तरफ नजर दौड़ाती है। कमरे में बहुत हल्की सी रोशनी, दीवार पर एक दो पेंटिंग के अलावा कुछ नहीं था। कमरे के बीचों बीच गोल बेड रखा हुआ था। साइड में एक छोटी सी टेबल पर एक डायरी रखी हुई थी। कुल मिलाकर वो बोर्डिंग सा कमरा था। कायरा, ये विवेक का कमरा कितना बोर्डिंग है, लग ही नहीं रहा कि ये विवेक का कमरा हो सकता है। और इतनी कम रोशनी क्यों है इस कमरे में? फिर उसकी नज़र टेबल पे रखी डायरी पे पड़ती है। देखो तो सही क्या लिखा है इसमें, ये कहती ही वो टेबल की तरफ बढ़ जाती है। ठीक है उसी वक्त विराट वॉशरूम से बाहर आता है और सीधा अलमारी में से अपनी टी शर्ट बाहर निकलने लगता है। दोनों की पीठ एक दूसरे की तरफ थी। अभी तक दोनों ने ही एक दूसरे को नहीं देखा था। कायरा जैसे ही वो डायरी खोलने वाली होती है तभी उसे अलमारी खोलने की आवाज़ आती है। वो तुरंत पीछे मुड़कर देखती है तो कद काठी से उसे विराट विवेक ही लगता है। उसके होठों पे मुस्कान आ जाती है। अच्छा तो ये यहाँ है। वो डायरी को वहीं छोड़ दे दबे पांव की तरफ बढ़ जाती है। तब तक विराट टी शर्ट पहन चुका था। कायरा उसके ठीक पीछे पहुंच जाती है। वो पीछे से उसे बाहों में भरने वाली होती है। तभी विराट को अपने पीछे होने की किसी का एहसास होता है। वो तुरंत पीछे पलटता है लेकिन उससे पहले ही कायरा उसका चेहरा देखे बिना एकदम से उसे सीने से लग जाती है और कसकर उसे पकड़ लेती है, जो काफ़ी था विराट के गुस्से को हवा देने के लिए। वो तुरंत उसे खुद से दूर धकेलते हुए, दूर हटो। तो क्या होगा कायरा का रिएक्शन? क्या वो खुद को संभाल पाएगी या विराट को छोड़कर चली जाएगी? हम देखेंगे भाग 3 में। तब तक के लिए नमस्ते।